स्टार्ट। इसलिए समस्या यह नहीं है कि राजनीति धार्मिक पहचान को स्वीकृति प्रदान करे अथवा नहीं। राजनीति यथार्थ की उपेक्षा कैसे कर सकती है? आज जिन प्रश्नों की प्रासंगिकता है और जिन पर बहस की आवश्यकता है, उनमें प्रमुख हैं वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें पहचानों को मान्यता दी जाए और उन क्षेत्रों में उनकी सक्रियता को किस हद तक छूट दी जाए। इन पहचानों को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संबद्ध किया जाए और अन्य प्रकार की पहचानों एवं राष्ट्रीय पहचान के साथ उनके रिश्तों को व्याख्या किस तरह से की जाए। पैरा। धर्म और राजनीति के संबंधों पर अभी जो अधिकांश बहसें चल रही हैं, उन पर यूरोपीय चिंतन का ज़्यादा प्रभाव है, जो कि भारत के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत यूरोप के देशों की तरह किसी एक धर्म के अनुयायियों का देश नहीं है। दूसरी बात, यूरोप के अधिकांश देशों का राजनीतिक इतिहास दल सक्रिय है। इस दृष्टि से भारत का अपना इतिहास ही अधिक प्रासंगिक एवं प्रेरणास्पद है। यूरोप से भिन्न भारत में कभी भी धर्मतंत्र नहीं रहा। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, उनकी परंपरा में ऐसी कोई आचार संहिता नहीं रही जिसमें राजनीति को अकाट्य, दोष रहित या दैवीय कहा गया हो, बल्कि राजा एवं ऋषि परंपरा सांसारिक धार्मिक एवं सांसारिक धार्मिक भूमिका में स्पष्ट विभाजन की सूचक है। ये दोनों भूमिकाएं अंतः संबद्ध तो थीं, पर स्वायत्त थीं। इसलिए भारत में एक धर्म या एक संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास अथवा सभी धर्मावलंबियों की एक पहचान बनाने का प्रयास अथवा राजनीतिक पहचान बनाने का, और यदि अतीत की उपलब्धियों के अपमान होगा तो दूसरी ओर भविष्य को अशांतिपूर्ण बनाने का अभियान किसी भी धार्मिक संप्रदाय के हर व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल से विशेष से जुड़ने को बाध्य करना अथवा उनके जुड़े होने की बात करना राजनीति की मूल भावना के ही प्रतिकूल है। राजनीति में वर्गीय हित के साथ साथ वैयक्तिक हित भी पृथक पृथक हो सकते हैं। इस पार्थक्य का सम्मान होना चाहिए। कम से कम वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में किसी की
धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का सीधा सा मतलब होता है राजनीतिक अधिकारों का हनन। स्टॉप। इसकी हिंदी बना के लाना बच्चों, इसकी चेक करेंगे हिंदी हम, ठीक है। स्टॉप।